Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. Today our second lecture of heat and thermodynamics. In first lecture we will discuss the temperature, heat and temperature related, how temperature change from one scale to another scale, Fahrenheit, Celsius and Kelvin scale. What is the absolute zero, what is absolute zero temperature, and then thermal expansion, expansion in solids and liquids, वाटर एक्सपेंशन. टुडे आवर लेक्चर इज़ द इंटरनल एनर्जी. अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है वो इंटरनल एनर्जी क्या होती है. सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम जो है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी है. इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम में जितनी भी एनर्जीज होती हैं उन तमाम के सम को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी है. आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिस्टम पोजेस्ड बाय ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हमारे पास इसका क्या है कि ये हमारे पास एक पॉइंट फंक्शन है. ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है. स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन का मतलब हमारे पास ये होता है कि हमारे पास क्या है, इंटरनल, हम ये कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है ये हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन है. स्टेट फंक्शन का मतलब ये है कि ये हमारे पास किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती. सपोज़ हम करते हैं कि हम यहाँ लेते हैं एक, ये हमारे पास क्या है, यहाँ हम ले रहे होते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रेशर है और ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है. तो हम एक इनिशियल स्टेज लेते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर हमारे पास P और V हमारे पास कुछ था, और जब जैसे जैसे ये हमारे पास मूव हुआ फाइनल स्टेज पे इसका P और V जो क्या है वो हमारे पास चेंज हो गया. यहाँ हमारे पास PI आ गया, ठीक है, यहाँ हमारे पास PF आ गया. अब हमारे पास क्या है कि अगर हमने ये देखना है कि हमारे पास क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है. वो इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर सकती है, फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर सकती है, किसी वो एक स्टेट फंक्शन तो है, मतलब इट्स मीन कि वो पॉइंट फंक्शन है, लेकिन इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फंक्शन. नेक्स्ट जो हमारा है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हीट. हीट क्या है, हीट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ, हीट जो है एक ट्रांसफ़र वेरिएबल है, ठीक है. ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, इसे हम क्या कह रहे होते हैं, हीट कह रहे होते हैं. हीट को हम जो मैयर करते हैं वो हम डिफरेंट यूनिट्स में मैयर कर रहे होते हैं. इसको कैलोरीज में भी मैयर करते हैं, इसको हम जाउल में भी मैयर करते हैं, ठीक है. इसके अलावा हम इसी में किस चीज़ में मैयर करते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में. अब ब्रिटिश थर्मल, इसका जो SI यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इसका जाउल. जाउल क्या है, हमारे पास इसका SI यूनिट है. उसके बाद हमने ये देखना है कि जो 1 कैलोरी है वो किस चीज़ की बराबर होती है. 1 कैलोरी जो है हमारे पास वो हमारे पास इक्वल होती है वो इक्वल है 4.186 जाउल के इक्वल होती है. नेक्स्ट अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी क्या होती है. हीट कैपेसिटी जो होती है किसी भी सिस्टम की में कितनी कैपेसिटी है हीट उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की 1 सेल्सियस तक. यहाँ हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सैम्पल बाय द 1 सेल्सियस. हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, जार है. एक जार में हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा वाटर है. तो अगर उस वाटर का टेम्परेचर हमारे पास क्या है, हमने इंक्रीज़ करना है 1 सेल्सियस तक, तो हम उसको कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करें कि उसका टेम्परेचर जो है, उसका जो टेम्परेचर, हम उसको कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे कि उसका टेम्परेचर जो है 1 सेल्सियस इंक्रीज़ हो जाए. सपोज़ हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो वाटर है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 100 है, ठीक है. हमने क्या करना है कि हम कह रहे हैं कि हमने इसका क्या है, टेम्परेचर 1 सेल्सियस इंक्रीज़ करना है, कितना, 101 करना है. 101 सेल्सियस अगर हमने टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ करना है तो हमें और कितनी हीट इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. इसे हम क्या कह रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक हीट कैपेसिटी है. अच्छा, स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है. स्पेसिफिक हीट जो है, हीट कैपेसिटी जो है जो वो होल सिस्टम की होती है, ठीक है, एक हमारे पास कंप्लीट जो सिस्टम है उसकी होती है. लेकिन जो हीट स्पेसिफिक हीट है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट की होती है, ठीक है. जैसे यहाँ हमारे पास डिस्कस किया गया है कि हमारे पास हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, किसी भी स्पेसिफिक मास की जो है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है. नेक्स्ट अब हमारे पास है, अगर आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है लेटेंट हीट. लेटेंट हीट को हम क्या कह रहे होते हैं, ये हमारे पास एक खुफिया हीट, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, खुफिया हीट. क्या हमारे पास ये क्या है, खुफिया हीट. अब अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट mass that does not change the temperature of the body is called as latent heat. इसमें हमारे पास क्या होता है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है.
लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूल, लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन और सब्लिमेशन, ये हमारे पास थ्री डिफरेंट क्या है लेटेंट हीट की टाइप्स हैं। अब हमारे पास जो लेटेंट हीट का यूनिट होता है वो होता है जाउल पर किलोग्राम, इसका यूनिट हमारे पास क्या है जाउल पर किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल क्या होती है, लेटेंट हीट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास चेंज करती है सॉलिड से लिक्विड, किसके सॉलिड को चेंज करती है लिक्विड में। जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज क्या रिक्वायर्ड होती है सॉलिड, लेकिन टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर हमारे पास वही रहता है बॉडी का, लेकिन हमारे पास क्या होती है उसकी स्टेट, उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। वो क्या करती है सॉलिड से लिक्विड में चेंज विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, इट इज डोनेटेड बाय द एलएफ। इसे हम क्या कह रहे होते हैं, ये हमारे पास है क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इनटू द वेपर। पहले हमने क्या पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड में हमने किया, तो वो हमारे पास क्या थी लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल हमने क्या कहा कि वो हमारे पास किस चीज़ में थी, सॉलिड से लिक्विड में। अब दूसरी है हमारे पास लिक्विड से वेपर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, दोनों में हमारे पास क्या है टेम्परेचर क्या है चेंज नहीं हो रहा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल में हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही थी, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास चेंज हो रही है लिक्विड से वेपर्स में। तो इसे हम क्या कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास क्या है लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक अदर टाइप है जिसे हम क्या कह रहे होते हैं सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास क्या होता है सॉलिड से हम क्या पढ़ते आए हैं कि हमेशा हमारे पास मटेरियल क्या है सॉलिड से किस में चेंज होता है, सॉलिड से हमारे पास चेंज होता है लिक्विड्स में, किस में लिक्विड्स में। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमारे पास क्या है ये हमारे पास डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो रही है हमारे पास गैस में। जब सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में या वेपर्स में चेंज होती है तो इसे हम इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, ये हमारे पास है वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि हमारे पास जो है हीट क्या है और वर्क डन क्या है। हीट और वर्क डन दोनों जो हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये इट इज़ आल्सो आर डिपेंडेंट। अच्छा, हमने क्या कहा इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होती है, लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि हमने कहा क्या पढ़ा, हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा, हीट पढ़ा, नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन। अब हमने क्या कहा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक पॉइंट फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन है। लेकिन जो हीट जो है वो हमारे पास पॉइंट फंक्शन नहीं है, वो क्या है एक पाथ डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब हीट और वर्क डन दोनों जो है इट इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड पाथ अडॉप्ट फॉर द प्रोसेस। ये दोनों हमारे पास क्या करते हैं कि ये दोनों पाथ डिपेंडेंट होते हैं, वर्क भी और हीट भी। वर्क इज़ अ ट्रांसफर वेरिएबल। अब देखिए वर्क क्या है, वर्क हमारे पास ट्रांसफर वेरिएबल है। इसी तरह से हमारे पास हीट जो है, हीट भी ट्रांसफर वेरिएबल, वर्क भी ट्रांसफर वेरिएबल है, हीट भी हमारे पास ट्रांसफर, लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास ट्रांसफर वेरिएबल नहीं है, वो हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, if the gases is the compressed then the work is the positive and if the gases expand work is the negative। जब गैसेस कंप्रेस होती हैं तो वर्क हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होता है, जब गैसेस हमारे पास एक्सपेंड होती हैं वर्क जो होता है नेगेटिव होता है। वर्क डन ऑन द गैस इज द पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस जो होता है हमारे पास पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द गैस जो होता है वो हमारे पास क्या है नेगेटिव होता है। वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। हमने ऑलरेडी कह दिया कि ये हमारे पास वर्क क्या है, वो हमारे पास ट्रांसफर वेरिएबल है, वो हमारे पास स्टेट या पॉइंट वेरिएबल नहीं है। वर्क डन डिपेंड अपॉन द पाथ बिटवीन द स्टेट्स, ये स्टेट्स के दरमियान पाथ पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, हीट इज़ द पॉजिटिव व्हेन ऐड टू द सिस्टम। हीट जब हम किस सिस्टम में ऐड कर रहे होते हैं ये पॉजिटिव होती है, जब किस सिस्टम से लीव कर रही होती है हीट तो ये नेगेटिव होती है। हीट डिपेंड अपॉन द पाथ बिटवीन द स्टेट्स, हीट एंड वर्क डन बोथ आर द ट्रांसफर वेरिएबल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम ऐसे कह लेते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह सकते हैं, ठीक है, या फोर्स इन मैकेनिक्स कह सकते हैं, तो ये सेम हमारे पास इसी तरह से है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अब हम क्या कह रहे होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट्स स्टेट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू द थर्मल डायनामिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द कंसेप्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। ये हमारे पास किस चीज़ का कंसेप्ट है, इंटरनल एनर्जी का। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द एनर्जी ट्रांसफर बाय द हीट एंड वर्क डन इज गिवन बाय, इसे हम क्या कह रहे होते हैं कि किसी भी एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से या हीट की वजह से या वर्क डन जो उस पर वर्क डन होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या है
वो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सपोज हमने क्या किया कि हमने एक सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी से प्रोवाइड करने के बाद उसका वो क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ, ठीक है। एक्सपैंड होने की वजह से सपोज जैसे मेटाबॉलिज्म सिस्टम है हमारा, हम क्या करते हैं, हम एनर्जी हम कोई ना कोई चीज़ खाते हैं तो उससे हमारी क्या होती है, एनर्जी जो होती है बूस्टअप होती है, हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो इससे इट्स मीन इट इज़ आल्सो अ फर्स्ट लॉ, इट वर्क ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट अब हमारे पास है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने देखना है कि इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ द स्टेट, इट इज़ अ स्टेट वेरिएबल। ये हमारे पास क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है। एंड स्टेट वेरिएबल डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, ये क्या करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास हीट और वर्क डन है वो दोनों क्या करते हैं, वो हमारे पास वो पाथ पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इंटरनल एनर्जी द माइक्रोस्कोपिक क्वालिटी, ये हमारे पास क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक क्वालिटी। इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे हम क्या कह रहे होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस, ये हमारे पास क्या आते हैं, ये हमारे पास आते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस हमारे पास डिफरेंट होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइडियामेटिक प्रोसेस होता है, आइसोकोहरिक प्रोसेस होता है और आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस को देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास क्या हो रहा होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में द प्रोसेस इनमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर जो है, इसमें हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन हमारे पास इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज, इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही होती। तो इट्स मीन कि इसका अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब इसमें हमारे पास जो W है, W वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या होगा, Q। अब अगर हमारे पास इसमें हम ये देखें कि हमारे पास इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता, इसमें Q इज इक्वल टू, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी, हम इसमें क्या कह रहे होते हैं, इसमें इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। इंटरनल एनर्जी अगर इसकी ज़ीरो है मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हम क्या कह रहे होते हैं, चेंज इंटरनल एनर्जी अगर हमारे पास ज़ीरो है तो हम जितनी हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ही सेम टू सेम कहाँ यूज़ हो रही होती है, सारी उसकी कहाँ यूज़ हो रही होती है, वर्क डन में, ठीक है। हम जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो सिस्टम की एनर्जी को चेंज नहीं करेगी। इंटरनल एनर्जी तो ऑलरेडी हमने खुद ही कह दिया कि वो हमारे पास है ज़ीरो। जब इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है तो हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, वो सारी किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, वो सारी उसके किस चीज़ में, उसके वर्क डन में यूज़ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है, इसी तरह से हमने क्या देखना है कि अब अगर ये देखें कि हमारे पास वो सारी हीट कहाँ चली गई, Q इज इक्वल टू माइनस W। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस इज द इन विच नेट फ्लो एनर्जी इज द ज़ीरो। नेट फ्लो एनर्जी इसमें हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। इट्स मीन इसमें हमारे पास क्या करती है, सिस्टम में ना तो हीट एंटर हो सकती है और ना ही सिस्टम को लीव कर सकती है। सच अ टेम्परेचर, इसमें भी टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहता है। अब देखिए हमारे पास क्या कहा कि हमारे पास दोनों में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल में भी, आइसोबैरिक में, आइडियाबैटिक में भी। लेकिन आइसोथर्मल में क्या होता है कि जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो सारी कहाँ कन्वर्ट हो रही होती है, वर्क डन में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, आइडियाबैटिक में ना तो सिस्टम में एनर्जी एंटर होती है ना ही लीव करती है। तो इसी तरह से इसमें हमारे पास क्या करता है कि इसमें जो हमारे पास एनर्जी होती है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। आइडियाबैटिक प्रोसेस कैरिड आउट वेरी रैपिडली सो देयर इज नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम। इसमें हीट एंटर भी नहीं होती और लीव भी नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसमें हमारे पास Q जो होता है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। Q क्या करता है, इसमें हमारे पास Q जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास Q हमारे पास इसमें ज़ीरो होता है। Q जब ज़ीरो होता है तो टोटल इंटरनल एनर्जी है जो है वो किस चीज़ की इक्वल हो जाती है, वर्क डन के। नेक्स्ट अब हमारे पास है, अब देखिए हमारे पास चार टाइप के प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोहरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबैरिक, अब हमने सबसे आइसोथर्मल में कहा कि हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन हमारे पास उसमें जो क्या है, जितनी भी हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो कहाँ कन्वर्ट हो रही होती है, वर्क डन में। इसी तरह से हमने आइडियाबैटिक प्रोसेस में ये कहा कि हमारे पास जो भी हीट है, एनर्जी है, एनर्जी सिस्टम में लीव भी नहीं करती है, एंटर भी नहीं करती। इसमें हमारे पास Q जो होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है, टोटल इंटरनल एनर्जी जो है तो वो इक्वल होती है वर्क डन के, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। द प्रोसेस अकर एट द कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारे पास किस चीज़ पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। और आइसोकोहरिक प्रोसेस जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। वर्क डन इन द प्रोसेस इज द ज़ीरो इन एवरी सिचुएशन, ठीक है।